एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 574 सीता जी का गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा कि सुनिधि जी और ब्रिजेश जी आने के बाद नताशा की हर एक हरकत जो उसने शुरू से लेकर किले को मरवाने तक के सबके सबूत सीता जी और श्रवण जी के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह नताशा को सजा देना चाहते थे। अब आगे सारे नौकर भी नताशा से डरे हुए थे। वह उसके मासूम चेहरे को देखकर उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मैडम ने तुम्हें मेन हाउस में बुलाया है, रीना ने बिना किसी पॉलिटनेस के अनाउंस किया और उसका चेहरा इतना सख्त था जैसे वह किसी क्रिमिनल को लेने आए हो। उनके एक्सप्रेशन और उनकी बातें देखकर नताशा के दिल में बुरी फीलिंग आने लगी और उसने पूछा, क्या मोम ने कहा कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? तुम्हें वहां चलकर पता चल जाएगा, रीना ने कोल्डली जवाब दिया। तुम अपने आप यहाँ से चल रही हो या फिर मेरे पीछे जो बॉडीगार्ड खड़े हैं, मैं उन्हें तुम्हें सिक्योर करने के लिए कहूँ? ये सुनकर नताशा का दिल पैनिक में तेजी से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को ऑलरेडी मार्था के अनामिका को किडनैप के बारे में पता चल गया हो? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अनामिका का फोन तो मार्था ने 18वें वे फ्लोर से गिरा कर तोड़ दिया था और बिना किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के ये खबर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकती है? भले ही मार्था 18 फ्लोर से गिर गई थी, मगर उसके पास 100 से ज्यादा उसके आदमी थे जो उसका बदला अनामिका से जरूर लेंगे, और अनामिका कितनी भी टफ क्यों ना हो वह इतनी जल्दी वहां से नहीं निकल सकती। शायद अनामिका भी मार्था के साथ वही मर गई हो और उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला हो तो वह उससे सवाल पूछना चाहते हो। आफ्टर ऑल मार्था उसकी नैनी थी। अगर ऐसी बात है तो जब तक वह अपना मुंह बंद रखेगी यह बात कभी बाहर नहीं आएगी कि वह भी इन सब में इन्वॉल्व थी। वह वापस से मिस नताशा ओबरॉय बन जाएगी, ओबरॉय परिवार की लाडली बेटी। देवांश के साथ उसकी एंगेजमेंट भी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। ये सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे, इसलिए उसने अपने आखिरी आंसू पोंछे और ओबीडियंटली खड़े होते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद वह बहुत लंबे वक्त से रो रही थी, इसकी वजह से जैसे ही उसने कदम आगे लिया अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी बॉडी कांपने लगी और वह लगभग गिरने ही वाली थी, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। रीना ने उसकी तरफ देखा और उसे शक हो रहा था कि इस घटिया लड़की को पक्का कुछ गलत है होने का एहसास हो गया होगा, इसलिए पनिशमेंट से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। इतनी सारी घटिया चीजें इसने मिस अनामिका के साथ की है, उसके बाद ऐसा लगता है कि यह कमजोरी का नाटक करके भाग सकती है, उसकी नजरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। नताशा ने खुद को ठीक किया और अपना बैलेंस बनाने के बाद रीना को बिना किसी बात के आगे फॉलो करने लगी। रीना का डेमोनोर आज अनयूजुअल बहुत ही ज्यादा ठंडा था। पास्ट में वह उसे कितना भी डिसलाइक क्यों ना करती हो, वह हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रिट करती थी, मिस नताशा कहकर, मगर आज उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा ठंडा था। नताशा अपना दिमाग चला रही थी कि रीना का मोटिव क्या है, और फिर उसने आसपास भीड़ को देखा जो उसे लेने के लिए आए थे। वह बस उसे मेन हाउस तक ही लेकर जाने वाले हैं, तो इतने सारे लोगों को क्या जरूरत? वह इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ जा रही है जैसे इन्हें डर हो कि वह भाग जाएगी। उसकी माँ को ऐसी कौन सी अर्जेंट बात करनी है जिसकी वजह से वह इसे इतने सारे लोगों के साथ घर बुला रही है? क्या ऐसा हो सकते हैं कि अनामिका मर चुकी है, इसलिए अब सबका एटीट्यूड उसके साथ पहले की तरह वोम और प्यारा हो जाएगा? अनामिका के मरने की खबर सोचकर ही नताशा के दिल को एक राहत मिल रही थी। वह घटिया लड़की यही डिजर्व करती थी। वही घर के अंदर सुनिधि जी ने फिर से कंट्रोल बटन दबाया उस रिमोट का और बहुत ही शांत आवाज में आगे बोली, मैंने वह सारे महंगे गिफ्ट भी चेक किया जो आप लोगों ने उसे इतने सालों में दिए थे। डिजाइनर कपड़े, शूज, हैंडबैग, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज, कार, यहाँ तक कि बुटीक, शॉप्स भी सब कुछ बेच दिया गया है। मार्था ने उन्हें इंटरनेशनल ऑक्शन में बेचा ताकि किसी को शक ना हो। श्रवण जी और सीता जी बिल्कुल हैरान और चुप थे और उनका शौक साफ नजर आ रहा था। शायद उन्हें डर हो कि डोमेस्टिकली बेचने पर आपका ध्यान उस पर चला जाएगा, इसलिए उन्होंने ये काम एब्रॉड में किया है और ज्यादातर चीजें अब तक बिक चुकी है, सुनिधि जी ने कैजुअली कहा। चिंता भरी नजरों से श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरी की तरफ देखा और उन्हें अचानक से एक डर सताने लगा था। अगर नताशा को अर्जेंट पैसों की जरूरत भी पड़ी तो उसके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए थे, और अगर उतना भी काफी नहीं है तो उसने इतने सारे एसीड्स क्यों बेची? वह क्या प्लान कर रही है? अचानक से उसे इतने सारे पैसों का क्या काम आ गया? तभी सीता जी के दिमाग में रिसेंट एक मेमोरी आए और उन्होंने कहा, तभी कुछ महीनों पहले जब मैंने मार्था को नताशा के सारे पुराने कपड़े और एक्सेसरीज ऑर्गेनाइज करते हुए देखा था तो पूछा था कि वह क्या कर रही है। तब उसने मुझे बताया था कि नताशा अब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए कम दाम में इन्हें बेचकर इन पैसों को चैरिटी में दान करना चाहती है।
उस वक्त मुझे लगा था कि वह कितनी काइंड हार्टेड बच्ची है। मगर सच्चाई ये थी कि मार्था सीक्रेटली उन्हें बेचकर पैसे अपने पास सेफ रख रही थी। ये बहुत ही घटिया हरकत थी। उसे अचानक से इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी? श्रवण जी ने सुनिधि से पूछा और उनकी आवाज में उनकी डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। सुनिधि जी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, जहां तक मेरा अंदाजा है उसे पक्का फील हो रहा होगा कि अनु अब वापस आ गई है तो आखिर में सब कुछ उसी का होगा, और वह गोद ली हुई बेटी है तो उसे बहुत ही कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो भी उसके पास था वह उसे ही अपने पास रखना चाहती थी। यानी कि नताशा की नजरों में सिर्फ पैसे ही उसके थे। क्या ये वही सेम लड़की है जिसे हमने 18 सालों तक बड़ा किया, प्रोटेक्ट किया और अपना मानकर इतना प्यार दिया? सीता जी ने श्रवण जी की तरफ मुड़कर पूछा और उनकी आंखों में उदासी और चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी। उन्होंने उसे अपना खून माना था, अपनी बेटी माना था, सच्चाई जानने के बाद भी, मगर वह बस उन्हें एटीएम और बेवकूफों की तरह पैसे निकालने वाला एक जरिया समझती थी। तभी वह हाल फिलहाल में ऐसे बहाने बनाती थी कि उसके अच्छे ग्रेड आए हैं, पियानो में प्रोग्रेस हुई है, टीचर से तारीफ हुई है ताकि उसे रिवॉर्ड मिल सके। एक बार तो उसने एब्रॉड में एक आइलैंड भी चाहिए था और एक विला भी। वह बस सब कुछ बेचकर पैसे अपने अपने पास रखना चाहती थी। श्रवण जी की बातें उनके दिल पर बोझ की तरह बढ़ रही थी। सचमुच उन्होंने एक अच्छी बेटी को बड़ा किया था। वही जब नताशा लिविंग रूम के अंदर आई रीना को फॉलो करते हुए तो उसने सुनिधि जी को काउच पर अपने इम्पोजिंग और हमेशा की तरह इंटेलेक्चुअल ऑरा के साथ बैठे हुए देखा तो वह अपनी जगह पर जम गई, और उसके मामा भी उसकी तरफ अजनबी भरी आंखों से देख रहे थे, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता था। मगर उसकी माँ सीता जी की आंखों में उसने उदासी और गुस्सा देखा, जिसके ऊपर उसका ध्यान सबसे पहले देखा गया। और थोड़ी देर में सीता जी ने अपनी आंखों से एक आंसू पोंछा जो उनके कंट्रोल से बाहर उनकी आंखों से निकल आया, और उसके डैड ने उनके सर पर हाथ रखा हुआ है और परेशानी में सर दबाए जा रहे हैं। मामा मामी आप आ गए। नताशा ने उन्हें हमेशा की तरह स्वीट और सेंसिबल स्माइल के साथ ग्रिट किया। मैं आप लोगों को देखकर कितना खुश हूँ। इस साल का न्यू ईयर हमेशा से और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ब्रिजेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया और सुनिधि जी ने बस अपनी कॉफी का एक कप उठाया और अपने सामने की इंसान की प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए काफी पीने लगी। उनकी कोल्डनेस से नताशा कंफ्यूज हो गई और उसने सीता जी की तरफ मुड़कर फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, मोम आप रो क्यों रही हैं? क्या कुछ हुआ है? डैड क्या आपकी तबीयत खराब है? सर दुख रहा है? क्या मैं आपकी मदद करूं? सीता जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को शांत करने में स्ट्रगल करने लगी। थोड़ी देर के बाद वह खड़ी हुई और नताशा की तरफ बढ़ने लगी। ये लड़की जो उनके सामने खड़ी है, जिसके चेहरे पर इनोसेंट क्लियर मुस्कुराहट है, इसका एटीट्यूड सिंसियर दिखाई दे रहा है और उसकी आंखों में ब्राइटनेस और इनोसेंस है। अगर इतने सारे सबूत और इतनी सारी चीजें सुनिधि जी ने उन्हें उनके सामने रिवील नहीं की होती तो सीता जी को कभी भरोसा ही नहीं होता कि उनके सामने स्वीट दिखने वाली ये लड़की इतनी हार्टलेस, घटिया और बेहुदा हो सकती है। सीता जी ने उसके पास पहुंचकर अपना हाथ उठाया और एक तेज थप्पड़ नताशा के चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से वह तुरंत जाकर जमीन पर गिर गई। नताशा गिर गई और उसका दिमाग ब्लैक हो गया और वह कंफ्यूजन में अपने सामने खड़ी औरत को देखने लगी, जिसे उसने हमेशा माँ कहा था। अचानक से उसकी माँ उसे मार क्यों रही है? मॉम क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया? आज से पहले उसने अपनी माँ की आंखों में इतनी ज्यादा गुस्सा और नफरत नहीं देखी थी अपनी सबसे बड़ी गलती के बावजूद भी। आज क्या अलग है? देखो तुमने क्या किया है। सीता जी गुस्से में कांपते हुए सामने वालों के प्रोजेक्शन पर पॉइंट आउट करके दिखाने लगी तो सुनिधि जी ने फिर से एक स्लाइड शो चला दिया और उस स्लाइड शो को देखते हुए नताशा को रियलाइज हुआ और वह शॉक में दीवार को देखने लगी। उसके पुराने सारे गलतियों और गलत कामों की हर एक सबूत उसकी आंखों के सामने से होकर जा रहे थे। यहाँ तक कि अनामिका के साथ ड्रेस के लिए लड़ाई करना, अनामिका के ऊपर वाइन गिरना, अनामिका के ड्रिंक में ड्रग मिलना और यह उसके लको मरवाना और उसके सबूतों को छुपाना भी। जितना नताशा देख रही थी उतना वह डर के मारे कांपने लगी थी। क्या इसकी वजह से उसके माँ उसे यहाँ बुलाकर कंफर्ट कर रही है? क्या ये सुनिधि ने किया है? क्या सुनिधि ने ये सारे सबूत इकट्ठा किया और उसके पेरेंट्स को दिखाया है? लेकिन सुनिधि उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी? लेकिन ये सुनिधि का ही काम होगा। सिर्फ सुनिधि ही ऐसा कर सकती है क्योंकि वह अनामिका को बहुत पसंद करती है और उसे नापसंद। नताशा ने अपनी आंखों में शौक, हैरानी और नफरत लिए मुड़कर सुनिधि जी की तरफ देखा जो अपने यूजुअल चार्म के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ और दिन दो अपना काम समेटने के लिए, फिर मैं तुमसे आकर मिलूंगी। सुनिधि जी की यह बात सुनकर नताशा को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई और उसका दिमाग ब्लैक हो गया। वह कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेगी?
हर एक सिंगल चीज जो यहाँ पर थी उसके पेरेंट्स को हद से ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। शायद वह लोग उसे घर से भी निकाल देंगे। अब वह क्या करें? अगर मार्था यहाँ पर होती तो उसके पास कोई अच्छा आइडिया जरूर होता, मगर अनामिका ने मार्था को भी मार डाला है। डैम इट, इतने डिमांडिंग एविडेंस होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब को झूठ लाने की? सीता जी उसे इस तरह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस पॉइंट पर तुम अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रही हो। ओबरॉय परिवार ने तुम जैसे हार्टलेस क्रिएचर को बड़ा कैसे किया? अपनी माँ के लगातार चिल्लाने और उस घटिया बातें बोलते हुए देखकर नताशा डरी हुई थी। उसके आंसू उसकी आंखों में ही रुक गए थे और वह अपनी जगह पर जम गई थी। उसका दिमाग डर के मारे ब्लैक हो गया था और उसे नहीं पता था कि कैसे एक्सप्लेन करना है। वह किसी तरह पैरों पर खड़े होते हुए पैनिक में बोली, मॉम आपको गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे माँ कहने का और ना ही तुम मेरी बेटी हो। घटिया, बेहुदा, जहरीली, क्रूएल, दोगली लड़की। जैसे ही नताशा किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हुई उसे फिर से की मार दी गई। तुमने मेरी बेटी को इतना परेशान किया और फिर भी तुम ऐसे जी रही हो जैसे कुछ हुआ नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम दुनिया का सामना कर सको? तुम दुनिया की सबसे डरावनी, घटिया, डिस्गस्टिंग क्रिएचर हो जो मैंने आज तक देखी है। सीता जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से नताशा को एक किक मारा। नताशा को फील हो रहा था जैसे उसे सब कुछ खत्म होने वाला है। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। बड़े होते हुए उसकी माँ ने कभी भी इतनी घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया था उसे डांटते वक्त। अनामिका के वापस आने से पहले वह हमेशा ओबरॉय परिवार की डार्लिंग प्रिंसेस ही थी जिसे सब प्यार करते थे। उसे जो भी चाहिए होता था चुटकी बजाते ही उसके सामने हाजिर कर दिया जाता था और वह अपनी जिंदगी लग्जरी और आसानी से जी रही थी। मगर अब उसकी माँ उससे इतनी घटिया बातें बोल रही है, यहाँ तक कि उसे 2 बार किक भी किया और 2 बार थप्पड़ भी मारा। क्या अनामिका के लौटने से पहले उसकी माँ ने कभी उसे इस तरह ट्रीट करने के बारे में सपना में भी सोचा था? और एक हार्श शब्द और एक्शन चाकू की तरह नताशा के दिल पर वार कर रहा था। उसे समझ नहीं रहा था वह क्या करे। अपनी माँ को गुस्से में कांपते हुए देखकर तो नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहने की कोशिश की, मॉम, मगर सीता जी के एक तेज थप्पड़ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 575 नताशा को मार पड़ी। अब तक आपने पढ़ा कि सुनिधि जी और ब्रिजेश जी के दिखाए हुए सारे सबूत देखने के बाद श्रवण जो सीता जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नताशा को बुलाते हैं तो सीता जी उसे मारने लगती है। अब आगे नताशा ने खड़े होकर कहने की कोशिश की मगर सीता जी ने तेज थप्पड़ मारकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। कभी मुझे माँ कहने की हिम्मत भी मत करना, तुम लायक नहीं हो उसके। सीता जी ने अपनी फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा और उनकी आवाज गुस्से को ढूंढने से डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी। हमने तुम्हें 18 सालों तक बड़ा किया, तुम्हें खजाने की तरह अपने पास रखा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया और जब तुम एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, पैसे उड़ाती थी जैसे वह कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। उस वक्त हमारा अपना खून, हमारी अपनी बच्ची 18 सालों तक बाहर सफर कर रही थी। सीता जी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उनका चेस्ट गुस्से की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारी बर्थ माँ उस आग में मरी गई और तुम्हारा पिता गायब हो गया, तो ये जानने के बाद हमने तुम्हें तुरंत सड़कों पर नहीं निकाल कर फेंक दिया, बल्कि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना और तुम्हें वही पैम्पर और लग्जरियस लाइफ हमारे घर में रहते हुए जीने दी। सीता जी की आवाज लगातार फंसती जा रही थी और उसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हमने तुमसे किसी तरह के एहसान मानने या फिर उसका बदला चुकाने की उम्मीद नहीं की थी। हम बस यही उम्मीद कर रहे थे कि तुम बस हमारी असली बेटी के साथ अच्छे से रहो, मगर तुम हमारी पीठ पीछे बार 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 उसे परेशान करती रही और आखिर में तुम एक हद तक गिर गई और इतनी घटिया टेक्निक अपनाने लगी कि उसे ड्रग देने की कोशिश की और उसे मारने के लिए किलहाय किया। क्या तुम इंसान भी हो? सीता जी गुस्से में कांप रही थी, उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था जब वह नताशा की तरफ घूरकर देख रही थी। यहाँ तक कि अगर हम एक कुत्ते को भी इतने प्यार से बड़ा करें तो वह हमारे लिए वफादार होता है, मगर 18 सालों के बाद भी तुमने लगभग हमारी प्यारी बेटी को मार ही डाला था। तुम घटिया, चालाक, क्रूएल और बहुत ही ज्यादा बेहुदा लड़की हो और हमें तुम्हें अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था और ना ही कभी अपना मानना चाहिए है। अपनी माँ की बातें सुनकर नताशा पैनिक करते हुए एक्सप्लेन करना चाहती थी,
मगर सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें के आंसू को गिरने दिया। उनका दिल टूट गया था और वह बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रही थी। जितना वह उसे पास में प्यार करती थी उतना अब उन्हें रिग्रेट हो रहा था। वह लोग अंधे हो गए थे जो उन्होंने इतने दिनों तक खुद की बेटी की तकलीफों को नहीं देखा। सीता जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक उसी वक्त श्रवण जी ने अर्जेंटली उन्हें अपने पास बुलाया। देवांश ने मैसेज भेजा है, लगता है अनु को कुछ हुआ। क्या कहा आपने? सीता जी तुरंत उनके पास पहुंची और उन्होंने देखा कि देवांश ने कई सारी वीडियो भेजे हैं। पहले वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बेटी को एक पुरानी बिल्डिंग में बांध कर रखा गया है। सुनिधि जी नीचे की तरफ झुकी देखने के लिए और ब्रिजेश जी जो देखा नहीं पा रहे थे उन्होंने सजेशन दिया, सुनिधि उस वीडियो को प्रोजेक्टर के जरिए कनेक्ट कर दो ताकि सब लोग बिना एक जगह इकट्ठा हुए क्लियरली देख पाए। हाँ, अभी कर देता हूँ। श्रवण जी ने तुरंत फोन सुनिधि जी को दे दिया। सुनिधि जी ने रिमोट का कवर निकाला और फोन का कनेक्टर भी एक बार जब कनेक्ट हो गया तो वीडियो का जो कंटेंट था वह व्हाइट दीवार पर क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ प्रोजेक्ट होने लगा। उन लोगों ने देखा कि कैसे मार्था ने अपने बहुत सारे गुंडों के साथ अनामिका को घेरा हुआ था, यहाँ तक कि उसे बांध भी और उसके ऊपर वह गुस्सा निकाल रही थी। उन सब की बातें सुनकर उन लोगों का भी गुस्सा बढ़ने लगा। अब उन्हें पता चला कि जो सारे खतरे और परेशानियां पहले अनामिका ने फेस की है, यहाँ तक कि वह पायलट का सडन हार्ट अटैक, उस रेस्टोरेंटों में मिस्टीरियस आदमियों का हमला और बिल बोर्ड गिरना, बाकी सब कुछ पीठ पीछे छुपकर मार्था ही कर रही थी। और सबसे ज्यादा शौक उन्हें इस बात का लगा कि उनकी बच्ची इस सब चीजों के बारे में बहुत ही लंबे टाइम से जानती थी और ना सिर्फ उसे पता था बल्कि वह जब मार्था के साथ बात कर रही थी तो वह नताशा को बार बार उसकी बेटी का कर पुकार रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नताशा मार्था की बेटी हो, उसका अपना खून जिसे उसने खुद जन्म दिया था? ये सोचते ही सब लोगों की नजरें नताशा के ऊपर शिफ्ट हो गई। नताशा खुद भी कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मार्था तो उसकी नैनी है ना, जिसने उसका बचपन से ख्याल रखा है। वह अचानक से उसकी असली माँ कैसे हो सकती है? क्या उसकी असली माँ सालों पहले आग में नहीं मर गई थी? लेकिन अगर मार्था उसकी असली माँ नहीं है तो जब अनामिका ने यह बात कही तो उसने इनकार क्यों नहीं किया? और वही वीडियो आगे चलने लगा जिसमें अनामिका को ले जाकर चेयर से बांध दिया गया। उसकी सेल फोन को मार्था ने 18 फ्लोर से गिरा कर तोड़ दिया और वह बार बार यही क्लेम किए जा रही थी कि अनामिका बाहर की दुनिया में एक बहुत ही डिसेंट लाइफ जी सकती थी। उसे नताशा को या फिर मार्था को बर्बाद करने के लिए वापस आने की क्या जरूरत थी? इस वीडियो को देखते हुए रूम में जितने भी लोग थे उन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और वही मार्था ने बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ इतनी ओडेसिटी से अनामिका के बाल खींचे। सीता जी जो खुद गुस्से और पैनिक में थी, उनकी आवाज में गुस्सा और अर्जेंसी साफ नजर आ रही थी जब उन्होंने कहा, डैम इट, मार्था उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब भी वह सोचती कि उनकी बेटी के बालों को इस तरह खींचा गया तो उनका दिल टूट जाता। मगर मार्थक वही नहीं रुकी, उसने अनामिका के साथ और भी बहुत कुछ किया था और इंसिस्ट किया था कि उसे फैमिली में कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर जो भी लोग वह देख रहे थे उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अनामिका और मार्था के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड हुई थी जिसमें क्लियर था कि नताशा की इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कैसे उसने शुरू में देवांश को बहकाने की कोशिश की और भी बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो माफी के लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मार्था को नताशा की एक्शंस में कुछ भी गलती नहीं नजर आ रही थी, बल्कि वह अनामिका को ब्लेम कर रही थी परिवार में वापस लौटकर आने के लिए। जितना वीडियो आगे बढ़ रहा था और वह लोग बातें सुन रहे थे, वहां पर खड़ा हर एक इंसान उस बुढ़िया की जान ले लेना चाहता था। उन्हीं वीडियो में सीता जी को एक और डरावना सच पता चला कि मार्था में इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने उनके घर में उनकी नाक के नीचे उनकी बेटी के सूप में कोई दूसरा ड्रग मिलाया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। तभी अचानक से अनामिका ने मार्था को सूप पीने के लिए इंसिस्ट किया था। उसे पक्का कुछ गलत होने का एहसास हो गया होगा। इसका मतलब था कि मार्था में इतनी हिम्मत थी कि वह उनकी प्यारी बेटी को ठीक उनके सामने ही परेशान करे और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। वह घटिया औरत। श्रवण जी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए थे उससे पहले ही सीता जी का मुंह हैरानी से खुल गया। जब मार्था ने लेदर की बैट से उनकी प्यारी अनु को मारा, उसका चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी और यहाँ तक कि वह उसके हाथ पैर काटने की भी बात कर रही थी। ये श्रवण जी के लिए आखिरी वार था। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने काफी टेबल उछाल दिया और सब कुछ जो उस पर था वह नताशा के ऊपर जाकर गिरा। ग्लास टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी और वह बड़ा सा ग्लास का टेबल टुकड़ों में टूटकर बिखर गया, जिसकी वजह से नताशा, जिसने अपने फादर को इतनी ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा, तो वह डर के मारे पीछे हटने लगी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
सारा ग्लास उसके ऊपर गिरा और उसमें से एक उसकी चिन को भी लग गया, जिसकी वजह से वहां से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा काम पर गई। फिर सबने देखा कि मार्था ने नताशा को वीडियो कॉल किया और वह अनामिका का चेहरा खराब करने की, उसके हाथ पैर काटने की, उसे 18 फ्लोर से धक्का देने की और फिर उसे टुकड़ों में काटकर कचरा में फेंक देने की बात कर रही थी, ताकि ओबरॉय परिवार को कभी उसकी लाश भी ना मिले और उसके साथ क्या हुआ किसी को पता भी ना चले। सब लोगों ने आंखों में गुस्सा लिए नताशा की तरफ मुड़कर देखा। नताशा बहुत ही डरी हुई थी, उसकी बॉडी से लगभग आत्मा ही निकलने वाली थी, यह सोचकर ही कि उस कैमरा ने सब कुछ क्लियरली कैप्चर किया है, यानी कि आगे भी सब कुछ कैप्चर किया होगा। तभी मार्था ने अनामिका के चेहरे पर निशाना बनाने और चीजें लिखने का सजेशन दिया, तो वह नताशा ने मना करने की बजाय एक्साइटेड होकर घटिया शब्द बताएं, जो दोनों गालों पर लिखने चाहिए। सुनिधि जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आ रहा था। गुस्से में आकर उन्होंने साइड टेबल पर रखा हुआ मग उठाया और डायरेक्ट नताशा के चेहरे पर फेंक दिया। वह सेम टेबल नहीं था जो थोड़ी देर पहले श्रवण जी ने उछालकर तोड़ दिया था, यह मगर छोटे से ओवल साइड सोफा के बगल वाले टेबल पर रखा हुआ था। वही वह कॉफी का कप जाकर नताशा के गाल पर लगा और ऑलरेडी गर्म कॉफी ऑलरेडी चोट लगी हुई उसकी चिन और चेहरे और कपड़ों पर चारों तरफ से फैल गई, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। मगर अब नताशा अंदर तक डरी हुई थी और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। सुनिधि जी खड़ी हुई और उसके पास आकर लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम लोग अनु को कुछ कर दोगे और इसी तरह बच जाओगे? क्या ओबरॉय परिवार तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही काइंड बिहेव करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है? नताशा ने डर से कांपते हुए किसी तरह कमजोर आवाज में कहा, मामी। मगर गुस्से में आकर सुनिधि जी ने उसे बहुत तेजी से किक किया, जैसे वह बताना चाहती हो कि इस अनग्रेटफुल लड़की के पास उन्हें मामी कहने का कोई हक नहीं है। उनकी किक की वजह से नताशा पीछे टूटे हुए गिलास पर जाकर गिर गई। भले ही उसकी ठंड के कपड़े मोटे थे, मगर उसका हाथ और घुटनों पर कांच से कट लग गया और खून निकलने लगा और वह दर्द के मारे कांपने लगी। वही बैकग्राउंड में वीडियो अभी भी आगे की तरफ वह बढ़ रहा था। अब उस वीडियो में सालों पहले हुए आग के उस इंसिडेंट का सच बाहर आने लगा था। वह मार्था नहीं थी जिसने चाल चलकर बच्चों को बदला था, उसने बस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया था। उसने जब देखा कि वह उसकी बेटी को ओबरॉय परिवार ले गया है, तो वह भी किसी तरह चाल चलकर इसी घर में आ गई काम करने के लिए। मगर रियल मास्टरमाइंड उन सब के पीछे का कोई और ही था। मार्था इस बारे में जानती थी, मगर उसने कुछ बताया नहीं, बस यही हिंट दिया कि वह इंसान बहुत ही पावरफुल है। कौन हो सकता है वह? कौन है जो उनकी मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसकी इतनी घटिया सोच है कि वह उन्हें मार डालना चाहता है? और जब माता अनामिका के चेहरे पर वह घटिया बातें लिखने वाली थी, तो नताशा ने अनामिका को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अनामिका उससे भीख मांगे घुटनों के बल बैठकर अपना सर नीचे पटके और माने कि उसका परिवार में वापस लौट के आना गलती थी, इसलिए रोका। सीता जी यह सब कुछ देखकर गुस्से के मारे कांप रही थी और उन्होंने बगल से ही हुई फूड स्टॉल को उठा लिया और नताशा की तरफ बढ़ने लगी। नताशा ये देखकर अंदर तक डरी हुई थी। उसने अपनी माँ को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह वीडियो वही खत्म हो गया, मगर उस वीडियो के बाद देवांश के फोन से अनामिका के 2 मैसेज थे। डैड, मेरा फोन टूट गया है, इसलिए मैं देवांश का फोन इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। मैं उसके साथ सेफ हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। एरिक और माराथा नताशा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। अगले कुछ पेज में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है जो ये प्रूव करती है कि वह लोग फैमिली है। एरिक को भगाने मत दीजिएगा, वह पक्का गुम का ही हिस्सा होगा और वह इन सब चीजों से किसी भी तरह कनेक्ट जरूर होगा और हमारी मदद हो सकती है अगर वह हमारे पास हुआ तो। ये मैसेज पढ़ने के बाद श्रवण जी ने तुरंत कमांड दिया, कोई जाकर एरिक को यहाँ लेकर आओ मेरे सामने। उनका ऑर्डर पूरा होता उससे पहले ही ब्रिजेश जी खड़े होते हुए बोले, रुक जाओ, अगर वह डुम का हिस्सा है तो रेगुलर गार्ड उसे पकड़ नहीं पाएंगे, मैं खुद जाता हूँ। ये सुनकर सुनिधि जी ने उन्हें देखा और वार्निंग दी, केयरफुल। ब्रिजेश जी ने हाँ में सर हिलाया और बिना नताशा की तरफ देखे उसके बगल से होकर निकल गए। उनके लिए अब वह कोई मायने ही नहीं रखती थी, बिल्कुल एक अजनबी थी और जो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे उसके साथ उनका कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता है। नताशा जो वहां बैठी थी, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अब वह बर्बाद होने वाली है। सीता जी अपने आंसुओं के साथ उसके पास आते हुए कड़वाहट से बोली, तो अब हमें पता चला कि तुम्हारे असली पेरेंट्स अभी जिंदा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वह मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। नताशा की आवाज कांप रही थी, उसके चेहरे की का सारा रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे भी अभी अभी पता चला।
और सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी बर्थ माँ आज ही मर चुकी थी 18 फ्लोर से गिरकर। सीता जी गुस्से में कांप रही थी। तुम्हारी माँ एक गैंग को लेकर गई मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए, उसके बाल खींचे, उसे बेल्ट से मारा, उसे थप्पड़ मारा। आज मैं अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहूंगी। मॉम, नताशा उनकी आंखों में वह गुस्सा और नफरत देखकर बहुत ही डर गई थी। वह उनसे छोड़ने के लिए भीख मांग पाती उससे पहले ही सीता जी ने अपना हाथ उठाया और एक साथ लगातार कई थप्पड़ नताशा को मारना शुरू कर दिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 576 एरिक भाग गया। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा की पुरानी चीजों के बारे में जानकर सीता जी और श्रवण जी ऑलरेडी गुस्से में होते हैं, मगर तभी उन्हें अनामिका का भेजा हुआ वीडियो और मैसेज मिल जाता है जिससे उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब आगे सीता जी लगातार एक के बाद एक नताशा के चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रही थी। नताशा का चेहरा उन कपड़ों की वजह से फूल गया और उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगा। ठीक उसी वक्त रीना एक बेलन हाथ में लेकर वहां पहुंची और उसने कहा, मैम हमारे पास कोई और चीज नहीं थी, मगर इससे काम हो जाएगा। वह रोलिंग पिन टिपिकली किचन में सेफस रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वह उसका एक अलग इस्तेमाल होने वाला था। नताशा गुस्सा और डेस्परेट दोनों थी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जब वह प्रॉब्लम में होगी तो रीना भी उसके साथ यह सब करेगी, और यहाँ तक कि वह किचन से उसे मारने के लिए बेलन भी लेकर आए। वह बेलन सॉलिड वुड का बना हुआ था, जैसे वह लोग उसे खत्म ही कर देना चाहते हो। सीता जी को भी कुछ सूटेबल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने गुस्से में उससे बेलन को ही लिया और डिटर्मिनेशन में बहुत तेजी से नताशा पर वार किया। नताशा ने अपने हाथ उठाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उस रोलिंग पिन से इतना ज्यादा तेज दर्द हुआ कि उसके चेहरे का सारा रंग फीका पड़ गया। तुमने हमारी अनु को किडनैप होते हुए, उसे धमकी मिलते हुए और बेइज्जती होते हुए देखा। तुमने उसके लिए एक बार रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि तुम अपनी माँ को ये याद दिला रही थी कि कहीं उन्होंने कोई हिडन कैमरा या फिर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना लगाया हुआ हो, ताकि तुम लोगों की यह सारे काले कारनामे हमारे सामने ना आए। सीता जी नताशा के ऊपर चिल्लाई जा रही थी, तुम घटिया धोखेबाज, हार्टलेस लड़की। नताशा एक बार फिर उन टूटे हुए कांच पर जाकर गिर गई। उसके हथेली और पीछे वाले हाथ के हिस्से में कई सारे कांच के टुकड़े घुस चुके थे। दर्द उसकी भी पूरी बॉडी में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वह कांप रही थी और वह लगभग शॉक के मारे बेहोशी होने वाली थी। क्या तुम्हें लगा कि अनु यहाँ नहीं होगी तो तुम उसकी जगह ले लोगी? अगर अनु इस दुनिया से चली गई तो तुम फिर से ओबरॉय परिवार की बेटी बन जाओगी। तुम्हें लगा कि बिना अनु के तुम्हारी एंगेजमेंट देवांश के साथ पहले की तरह हो जाएगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जैसे ही नताशा ने यह बात कही, सीता जी ने तुरंत एक और बेलन उठाया और उसे बहुत तेजी से मारा। वह बेलन इस बार उसके कंधे पर लगा था और नताशा की बॉडी दर्द के मारे ढीली पड़ गई। एक शार्प दर्द उसे अपनी बॉडी में फील हुआ, जिसकी वजह से वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसे रियलाइज हुआ कि आगे स्ट्रगल करना बेमतलब है। सीता जी का दिमाग गुस्से में काम करना बंद कर चुका था। उनकी आवाज टूट रही थी, अगर अनु ने ठीक से अपने आप को संभाला नहीं होता तो वह तुम्हारी घटिया माँ उसका चेहरा बिगाड़ देती, उसके हाथ पैर काट देती और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती। उसने ये भी कहा है कि वह हमारी अनु की बॉडी को भी गटर में बहा देती। तुम लोग कितने घटिया और डरावने हो। शायद नताशा की इन चीजों से गुस्से से ज्यादा सीता जी डिसअपॉइंट थी। इस वजह से लगातार उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उनकी आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों एक साथ नजर आ रहा था। वह एक मॉन्स्टर को कैसे बड़ा कर सकती है? 18 सालों के लिए वह अंधी थी, जो उन्होंने इस मॉन्स्टर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मानकर इसे प्यार किया। नताशा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। वह फिर से किसी तरह उनका कांच के टुकड़ों पर घसीटते हुए आगे बढ़ी। सीता जी का पैर पड़कर डेस्परेटली रिक्वेस्ट करने लगी, मॉम, मैं गलत थी, मैं उस वक्त आंधी हो गई थी, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, मगर प्लीज आप मेरे जैसे किसी इंसान के लिए अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं इस लायक नहीं हूँ। ये सुनकर सीता जी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अपना यह उदासी का नाटक मेरे सामने करना बंद करो, कई बार देख चुकी हूँ आज तक में। ये सुनकर नताशा ने और भी उदासी से रोते हुए कहा, मोम सचमुच, और मुझे अपनी गलती के एहसास हो गया है। मगर सीता जी ने उसकी तरफ घिन और कोल्डनेस से देखते हुए कहा, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें वीडियो कॉल किया था तो उन सारे गुंडों को देखकर तुम बिल्कुल हैरान नहीं हुई। इसका मतलब था कि तुम्हें बहुत अच्छे से और बहुत पहले से पता था कि वह डूम का हिस्सा है, मगर तुमने यह बात हमसे छुपी और उसके क्राइम को भी छुपाया।
बताओ मुझे एग्जैक्टली वह और क्या प्लान कर रहे हैं हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए इतने सालों से। सीता जी को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वह दोनों बस अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ रहने के लिए इस घर में आए थे। पक्का उनका कोई और एजेंडा होगा इस घर में आने के पीछे, तभी वह लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे थे। पिछले 18 सालों में ओबरॉय परिवार ने कई तूफानों का सामना किया था, वह पक्का उन दोनों ने ही किया होगा। नताशा लगातार रोते हुए बोली, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वह मेरे रियल पेरेंट्स थे, तो मुझे ये भी क्लू नहीं था कि वह सेक्रेटली इतने सालों से ओबरॉय परिवार में काम करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानती हूँ। जब अनामिका वापस आई तो मैं डर गई थी और मुझे बहुत जलन होती थी। मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें की है जिसकी माफी नहीं है। मैं उम्मीद नहीं करूंगी मॉम कि आप लोग मुझे माफ कर दे, बस मुझे मार डालिए। मैं इस दुनिया में जीने का हक नहीं रखती हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ जीना। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी? सीता जी के गुस्से को देखकर नताशा के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसे अपने रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। उसकी माँ जो उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, अभी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह सच में उसे मार हुआ देखना चाहती हो। उनकी आंखों में जहां हमेशा प्यार होता था, उसके लिए वहां अब सिर्फ मर्डरस इंटेंशन और नफरत ही दिखाई दे रही थी। नताशा जेन्युइनली अंदर तक डरी हुई थी। उसका दिमाग ब्लैक हो गया था और अपनी माँ की तरफ देखते हुए उसकी बॉडी कांप रही थी। तुम चाहती थी अनु तुमसे भीख मांगे हैं ना? तुम चाहती थी कि वह 10 बार अपना सर जमीन पर पटके है ना? सीता जी का गुस्सा अनकंट्रोलेबल था। तुम्हें जीना है ना तो फिर भीख मांगो प्रॉपरली। पैनिक करते हुए नताशा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। नताशा ऑलरेडी ग्लास पर बैठी हुई थी, मगर उसकी माँ अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और सबसे बड़ा यह था कि वह उसे माफी मांगने के लिए कह रही थी सर पटक कर। वह जानती थी कि उसकी माँ अनामिका के लिए गुस्सा निकाल रही है, मगर इस मूवमेंट पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। आई एम सॉरी। नताशा की आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपना सर अपनी माँ के सामने जमीन पर पटका। उसका सफेद चेहरा जमीन पर लगते ही टूटे हुए ग्लास से कट गया और तुरंत वहां पर खून दिखाई देने लगा, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इतने सालों के प्यार के बदले में बहुत ही अनग्रेटफुल हो गई थी। मॉम डैड, मैं जानवर से भी बुरी हूँ। नताशा रो रही थी और वह आगे कह रही थी, मैं बहुत ही बुरी हूँ। आई एम सॉरी कि मैं अपनी बहन को नुकसान पहुंचाया। मैं पूरे ओबरॉय परिवार से माफी मांगती हूँ। मैं बहुत ही गलत थी, बहुत ही ज्यादा गलत, जो मैंने ऐसा हार्टलेस काम किया। खून उसके माथे से बहने लगा था और लगातार उसका बहाव उसके चेहरे पर बढ़ता ही जा रहा था। वह बहता हुआ खून उसके गालों पर बहुत ही डरावना लग रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए नताशा ने काफी ज्यादा रिग्रेट के साथ कहा, मॉम, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी कह लूँ, जो नुकसान मैंने अपनी बहन को पहुंचाया है और जो तकलीफ आपको दी है, जो चोट आपके दिल को लगी है, वह कभी भी भरेगा नहीं। गुस्से और उदासी में सीता जी की भी आंसू बहे जा रहे थे। उनके दिल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उस पर हजारों चाकू चल रहे हो और वह कांप रही थी। वह लोग कितने अंधे हो गए थे जो उन्होंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। अगर ओबरॉय परिवार नहीं होता तो किस तरह की जिंदगी जी रही होती तुम तीनों की फैमिली, क्या तुमने कभी सोचा है? श्रवण जी ने कड़वाहट से कहा। उनकी यह बात सुनकर नताशा ने हमेशा काइंड बिहेव करने वाले अपने डैड की आंखों में आंसू और नफरत देखी। यहाँ तक कि लिविंग रूम में खड़े सारे सर्वेंट भी उसकी तरफ गुस्से और अजीब से डर के साथ देख रहे थे। उनकी बातें सुनकर नताशा को रियलाइज हुआ कि बिना ओबरॉय परिवार के वह और उसके बर्थ पेरेंट्स एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे होते। उसके पेरेंट्स 9 to 5 जॉब करते और बहुत मुश्किल से ही अपने खर्चे पूरी कर पाते। वह शायद एक रेगुलर स्कूल अटेंड करती, एक एवरेज घर में रहती और कोई भी सर्वेंट नहीं होता है उसके कामों के लिए। कोई भी लग्जरियस गाड़ियां नहीं होती उसके चलाने के लिए, और न ही वह महंगे स्क्रीनर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पास, और न ही वह खूबसूरत ड्रेस हर रोज होती, न ही उसे हाई सोसाइटी की लड़कियों और लेडीज के साथ मिलने जुलने का मौका मिलता, और न ही वह कभी देवांश जैसे सक्सेसफुल लोगों से मिल पाती। वह शायद एक एवरेज कॉलेज ग्रेजुएट होती और एक स्टेबल जॉब ढूंढ के एक अनरिमार्केबल आदमी से शादी करती और एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना शुरू रहती। ओबरॉय परिवार ही था जिसकी वजह से वह लग्जरी से घिरी हुई रहती थी, जिसकी वजह से उसे इतनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलती थी। ओबरॉय परिवार ही था जिसकी वजह से वह इतनी प्रिविलेज और आसान जिंदगी अफोर्ड कर पा रही थी। अगर ओबरॉय परिवार नहीं होता तो वह कभी भी फाइनेस्ट प्री स्कूल्स यंग एज से ही नहीं ज्वाइन कर पाती और ना ही उसे बचपन से बेस्ट एजुकेशन मिली होती। उसके पास इतने सारे बड़े बड़े टीचर्स नहीं होते जो उसे म्यूजिक, चेस और आर्ट सिखाते। ना ही वह हर रोज लिमिटेड एडिशन के कपड़े शूज पहनती और डिजाइनर हैंडबैग्स रखती। एक ऑफिस वर्कर को शायद महीनों पैसे बचाना पड़ता है अपनी सारी जरूरत को कम करते हुए, ताकि वह एक महंगे बुटीक में जाकर सबसे बेसिक कपड़े खरीद सके।
मगर जब भी वह किसी महंगी बुटीक में अपीयरेंस करती थी तो स्टोर मैनेजर या तो उसे वीआईपी रूम में ले जाता था या फिर एक्सक्लूसिवली उसके लिए शॉप बंद कर दी जाती थी। कोई भी नए डिजाइन्स डायरेक्टली उसके लिए घर पर भेजे जाते थे ताकि वह सबसे पहले उनमें से चूज कर सके। उसका एक सिंगल स्किन केयर प्रोडक्ट भी किसी के महीनों की कमाई हो सकता था या फिर एक ऑर्डिनरी परिवार की पूरे फैमिली की सैलरी। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देते थे और उसकी हर एक इच्छा पूरी कर देते थे, मगर वह लगातार आंसू बहते हुए नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर रिग्रेट नजर आ रहा था। ठीक उसी वक्त ब्रजेश जी कुछ बॉडीगार्ड के साथ वापस आए। उनका काम फेल हो गया था। सुनिधि जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और अपने हाथ क्रॉस करते हुए उन्होंने शांत आवाज में पूछा, भाग गया वह? रीना इसे यहाँ लेकर आए, उससे पहले ही वह भाग गया था। मैंने सर्विलेंस कैमरा चेक किया, ब्रजेश जी ने कहा और फिर जमीन पर पड़ी हुई लड़की को उसने पक्का सोचा कि 18 सालों तक इस घर में रहने की वजह से सब लोग नताशा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वह लोग इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वह इसे अपने साथ नहीं लेकर गया। तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर को सचमुच तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? सुनिधि जी ने नताशा को एक कोल्ड लुक दिया और अपना फोन निकाला हर्षद को फोन करने के लिए। उनका इन्फ्लुएंस इस देश में ओबरॉय परिवार के मुकाबले बहुत ही कम था और करेंटली ओबरॉय परिवार में भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हर्षद ही था। उन्होंने सिचुएशन थोड़े से शब्दों में सारी चीजें हर्षद को समझाए और उसे एरिक को ढूंढने के लिए कहा। हर्षद, जो अपने बिजनेस के काम से अभी भी एब्रॉड में था, वह अपनी बहन के साथ हॉलीडेज मनाने के लिए अपना शेड्यूल क्लियर करने में लगा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ अचानक से हो जाएगा। उसने नताशा को पहले वार्निंग दी थी, मगर उसने उसके एडवाइस को दिल पर नहीं लिया और उसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है इस बार। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी को इस काम पर लगाता हूँ। हर्षद की आवाज हमेशा की तरह शांत थी, कोई जैसे कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती। जब तक अनु सेफ है यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं मॉम डैड को संभाल लूंगा और आज रात ही मैं प्लेन पकड़ रहा हूँ, कल तक मैं पहुंच जाऊंगा। गुड। सुनिधि जी को हर्षद का स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज हमेशा से ही पसंद था और फोन कट करने के बाद उन्होंने नताशा की तरफ कमांडिंग प्रेजेंस के साथ देखते हुए कहा, आज के बाद से तुम नताशा डी सुजा हो। नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मामी इतनी जल्दी हर्षद को बता देंगी। अगर एक बार उसके बड़े भाई हर्षद को पता चल गया, इसका मतलब है उसके बाकी भाइयों को भी जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। जब नताशा सोचती कि उसके भाई भी उसके पेरेंट्स की तरह से गुस्सा या फिर उससे भी बुरा गुस्सा करेंगे तो उनकी गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को याद करके ही नताशा का दिल दुखना लगता। पहले पहले उसे बस अपने पेरेंट्स और भाइयों का प्यार ही चाहिए था। इसे बेसमेंट में लॉक कर दो और खबर फैला दो कि अगर इसके फादर को इसे बचाना है तो उसे खुद आना होगा। सीता जी ने सजेशन दिया और शायद वह अपने गुस्से और दुख को कंट्रोल कर रही थी, मगर जैसे उन्होंने कदम लिया वह बेहोश होकर गिरने लगी। मॉम, नताशा ने आगे आने की कोशिश की सीता जी की मदद करने के लिए, मगर सुनिधि जी ने पहले आकर सीता जी को संभाल लिया। सीता जी बेहोश हो गई थी, इसलिए सुनिधि जी ने रीना की तरफ मुड़कर शांत आवाज में कहा, फैमिली डॉक्टर को फोन करो, मैं सीता को ले चलता हूँ। श्रवण जी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अचानक से उन्हें भी चक्कर आने लगे और उनका हाथ अपने आप अपने दिल वाली जगह पर चला गया जहाँ उन्हें काफी दर्द हो रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 577 समीर को होश आ गया। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के साथ जो कुछ भी हुआ वह जानने के बाद सब लोग नताशा को मारते हैं, मगर दुख और रिग्रेट की वजह से सीता जी और श्रवण जी की तबीयत बिगड़ जाती है। अब आगे श्रवण जी सीता जी को उठाने के लिए आगे बढ़े, मगर उनका हाथ भी अपने आप चेस्ट पर चला गया और उन्हें भी चक्कर आने लगे। मैं हैंडल कर लेता हूँ, ब्रजेश जी अपनी बहन को पढ़कर और सीढ़ियां चढ़ना लगे। क्या आप ठीक है? सुनिधि जी ने धीरे से पूछा। श्रवण जी ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था और वह लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उन्हें थोड़ा वक्त लगा। जब फाइनली उन्होंने आंखों में आंसू लिए हुए हाँ में सर हिलाया और किसी तरह धीरे धीरे सीढ़ियों की रेलिंग का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। जब नताशा ने अपने डैड को इतनी कमजोर और डिसअपॉइंटमेंट में ऊपर जाते हुए देखा तो उसके दिल में अचानक से एक टिस उठी और अचानक से वह रिग्रेट से भर गई। क्यों किया उसने वह सब जिसकी वजह से सब कुछ इस हद तक पहुंचे गया है? सुनिधि जी ने अपने सामने बैठी उस लड़की को देखा। उसके फोरहेड, गाल, चीन पर कट लगा चुका था और खून लगा हुआ था। उसके कपड़े खराब हो गए थे।
उसके सारे बाल भी बिखर चुके थे, उसकी आंखें सिर्फ उदासी और रिग्रेट से भरी हुई थी, जैसे उसे सचमुच अपनी गलतियां का एहसास हो रहा हो। इस परिवार ने शुरू से ही तुम्हें अपना माना, अगर तुमने वह नहीं किया होता जो तुमने किया है तो तुम हमारे लिए पहले जितनी ही इम्पोर्टेंट तो होती। दीदी और जीजा जी की आंखों में तुम और अनु हमेशा ही उनकी प्यारी बेटियां होती। ब्रिजेश और मैं भी हमेशा तुम्हें अपनी प्यारी भांजी मानते और तुम्हारे भाइयों के लिए तुम उनके वही प्यारी छोटी सी बहन होती। सुनिधि जी की कैजुअल टोन को सुनकर नताशा ने अपनी आंसू से भरी आंखें शौक में ऊपर उठाई, जैसे उसे उन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो जो वह सुन रही थी। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत देर हो गई है। सुनिधि जी ने उसकी फैंटेसीज को बीच में ही रोक दिया और कोल्डली कहा, अब सारा परिवार तुम्हारी सच्चाई जानता है और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतेगा। मामी, नताशा रो रही थी और उसने आगे कुछ कहने की कोशिश की। अनु बच गई। यह उसने खुद किया है, मगर इसकी वजह से तुम्हारे जो एक्शंस थे उसके नतीजे थोड़े से भी कम नहीं होंगे। सुनिधि जी इनडिफरेंटली सीढ़ियां चढ़ने लगी तो नताशा डेस्परेशन में पीछे से चिल्लाई, मामी प्लीज एक और चांस, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यह आखिरी बार है। उसे अपने एक्शंस को सचमुच बहुत रिग्रेट हो रहा था। वह पास्ट में लौट जाना चाहती थी, वह विश कर रही थी कि काश उसके पास वक्त को पीछे घूमने की एबिलिटी होती। ठीक उसी वक्त घर का स्टाफ आया और उसे घसीटते हुए बेसमेंट के स्टोरेज रूम में ले जाने लगा। उसे स्टोरेज रूम कहना भी बड़ी बात थी, क्योंकि वह एक छोटी सी जगह थी जहां पर कुछ टूटी हुई पुरानी घर की चीजें रखी हुई थी। उस लग्जरियस प्रिंसेस रूम के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था जिसकी उसे आदत थी। उसे लाकर फ्लोर पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों में लगे हुए कांच के टुकड़े और भी तेजी से अंदर घुस गए और उस दर्द की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसके फोरहेड पर कट लगा हुआ था, उसके जबड़े दर्द कर रहे थे और उसकी मां के मरने की वजह से पूरे शरीर पर उसे चोटें आई हुई थी। कंधे, हाथ, चेस्ट, पीठ, सारी जगह, और वह उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहां पर टूटी हुई, हैरान और परेशान कि आगे क्या करना है बैठी हुई थी। वह हमेशा ही सुनिधि जी से नफरत करती थी, यह फील करते हुए कि वह अनामिका को ज्यादा फेवर करती है। मगर सुनिधि जी की बातें सुनने के बाद नताशा को रियलाइज हुआ कि सचमुच उसने उन्हें गलत समझा। सुनिधि जी भले ही ऊपर से कोल्ड और सख्त थी, मगर अंदर ही अंदर वह उसकी केयर करती थी, और फिर उसके पेरेंट्स भी तो थे। उनके डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से और उदासी वाले एक्सप्रेशन उसके दिल को तोड़ रहे थे। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एरिक और मार्था उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे और उसके अलावा उसे इस मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे। एक इस दुनिया में नहीं है और दूसरा उसे छोड़कर भाग गया। अब वह क्या करे? वही मास्टर बेडरूम में सीता जी को नहीं पता था कि वह कितने लंबे टाइम से बेहोश थी। उनके सपनों में भी उन्हें वही इमेज दिखाई दे रही थी जहां उनकी बेटी को मार्था मार रही थी और वह ना में सर हिलाते हुए रोते हुए जोर से चिल्लाई नहीं। सुनिधि जी जो बेड के साइड पर बैठी हुई थी, अपने चेहरे पर चिंता लिए हुए, जैसे उन्होंने सीता जी को उठकर बैठते हुए देखा और उन्होंने जेंटल टोन में पूछा, ठीक हो अब? बुरा सपना देखा? लंबी लंबी सांस लेते हुए और उस सपने से अभी भी कांपते हुए सीता जी ने अपने आसपास देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वह बेड पर बैठी हुई है और सुनिधि जी उनके बगल में है। बेडरूम में वोम येलो लाइट ऑन है और बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। मैं कैसे सो गई? सीता जी के दिमाग में अभी भी वह इमेज घूम रही थी जहां उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह अभी भी उससे बुरे सपने से बाहर ना ही आए हो। तुम स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी है, तुम इसे अभी पी लो, सुनिधि जी ने कहा और फिर कप नीचे रखते हुए जेटली सीता जी की पिठ सहलाते हुए बोली, कौन सा बुरा सपना देखा तुमने? मैंने सपना नहीं देखा। वही वीडियो का सीन मेरे दिमाग में चल रहा था जहां वह बुढ़िया मेरी अनु को परेशान कर रही थी। सीता जी की आवाज टूट रही थी और उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। भले ही वह सपना में उन्होंने देखा था, लेकिन उनकी अनु को सचमुच उस बुढ़िया ने असली जिंदगी में उस तरह ट्रीट भी किया था और उसे मारा भी था। उन्हें अपने आप से नफरत हो रही थी कि वह उस घटिया औरत का चेहरा पहले नहीं पहचान पाए और ना अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर पाए, जिसकी वजह से ठीक उनकी नाक के नीचे वह लोग उसके साथ इतना सब कुछ करते रहे और उनकी मासूम बच्ची सफर करती रही। जितना वह इस बारे में सोच रही थी उतना ही उदास होती जा रही थी और उनके आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहे जा रहे थे। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, सुनिधि जी ने प्यार से कहा, जो हो गया है वह हो गया है, तुम्हें आगे देखना चाहिए। तुमने उस हार्टलेस लड़की को बचपन से अपनी बेटी माना था, ऑफ कोर्स तुम उस पर शक नहीं करोगी कि वह तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी हरकतें करती होगी। क्या कभी कोई अपने बच्चों पर शक करता है कि वह लोग इतने बुरे हो सकते हैं?
खासकर कि वह जिन्हें तुमने बचपन से इतना प्यार किया हो और इतने अच्छे से परवरिश दी हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे खुद के बच्चे ड्रग देने या फिर किलहाया करने जैसे घटिया काम कर सकते हैं। सीता जी का चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा था। उन लोगों ने उस घटिया लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया क्योंकि उसका पास्ट का इंप्रेशन बिल्कुल इनोसेंस और काइंडनेस से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बेटी के साथ इतना गलत हुआ कि उसकी लगभग जान जाने वाली थी। मेरा फोन कहाँ है? सीता जी ने रोते हुए कहा, मुझे अनु को फोन करना है। उसका फोन टूट गया है, देवांश को कॉल करो। सुनिधि जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और कांटेक्ट में से देवांश का नंबर निकालते हुए फोन देते हुए बोली, मैं जीजू को बता देती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है ताकि वह चिंता ना करें। वह कहाँ है इस वक्त? सीता जी ने अपनी नजर उठाते हुए पूछा। वह बस तुम्हारी तरह ही दिल टूटे हुए और गुस्से में है। ब्रिजेश उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिधि जी ने खड़े होते हुए कहा, मैं अभी वापस आती हूँ। सीता जी ने हाँ में सर हिलाया हिलाया और देवांश का नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से देवांश ने तुरंत फोन उठा लिया। देवांश, क्या तुम अनु के साथ हो? सीता जी ने अपने रोने की आवाज कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी आवाज नॉर्मल रखना की कोशिश की, और वह चुड़ैल मार्था कहाँ है? मैं और लोगों को भेजती हूँ उसे पकड़ने के लिए। वह मर चुकी है। देवांश की शांत आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। उसके खुद के गुंडों ने उसे 18वें फ्लोर से नीचे गिरा दिया। वह जानता था कि अनामिका के आदमी हरीश ने लड़ाई के दौरान मार्था को 18 फ्लोर से एक्सीडेंटली नीचे गिरा दिया था, मगर उसने यह बात सीता जी को नहीं बताई क्योंकि उसे फिर हरीश कौन है ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता। लेकिन इसमें अनामिका या फिर हरीश की कोई गलती भी तो नहीं थी, गलती सिर्फ मार्था की थी। ऑफ कोर्स, उसे वही मिला जो वह डिजर्व करती थी। इसे ही कहते हैं भगवान का इंसाफ। सीता जी ने दांत पीसते हुए कहा, मगर वह बहुत आसानी से मर गई, उसे उससे पहले अच्छी सजा मिलनी चाहिए थी। अनु ने किया है, देवांश ने सॉफ्टली कहा। जब उस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हुआ तो वह उसी में थी और उसकी लाश भी नहीं बची होगी। ये सुनकर सीता जी को थोड़ा रिलीफ फील हुआ और उन्होंने कहा, अनु कहाँ है इस वक्त? मुझे उससे बात करनी है। पता नहीं क्यों मगर वह इसी वक्त अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी और किसी भी कीमत पर उसे देखना चाहती थी। देवांश ने अपने बगल में बैठी हुई लड़की को देखा और कहा, वह सो रही है। क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर चोटों की वजह से वह बेहोश हो गई है? सीता जी अपने आप को चिंता करने से रोक नहीं पाई। कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? हॉस्पिटल में। यहाँ पर सुबह के 4 बजे रहे हैं और उसे बस थोड़ी नींद आ रही थी इसलिए सो रही है। देवांश ने एक्सप्लेन किया, हम लोग गाड़ी में हैं और जल्दी ही इंडिया वापस आने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। इस मोमेंट पर सीता जी को उनके और वहाँ के टाइम डिफरेंस का अंदाजा हुआ। वह कंप्लीटली इस बारे में भूल ही गई थी। क्या मैंने तुम्हें उठा दिया बच्चे? सीता जी को अचानक रिग्रेट फील होने लगा। नहीं, मैं सो नहीं रहा था। एक्चुअली हम लोग बेलोरिया से निकाल चुके थे मगर हमें इमरजेंसी लैंडिंग थोड़े ही घंटों में करनी पड़ी क्योंकि ज़्यादा बर्फ की वजह से मौसम खराब हो गया था और हम दोबारा इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। वेल, तो तुम लोग जल्दी ही जेट पकड़ लो। कल तुम अनु को घर लेकर आ रहे हो, राइट? हम उसके बाद बात करेंगे। ऑल राइट। जैसे ही देवांश फोन कट करने वाला था तभी उसने सीता जी को रोते हुए बोलते हुए सुना, देवांश थैंक यू सो मच हमारी अनु को बचाने के लिए। अगर वह नहीं होता तो अनु शायद बचती ही नहीं, और वह लोग अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट और दुख में ही बिताते। मैंने उसे नहीं बचाया, देवांश ने सच सच एडमिट करते हुए कहा। अनु ने बताया कि वहां पर कोई और था जिसने उसे बचाया, मगर उसने उस इंसान का नाम नहीं बताया। अनामिका थकी हुई थी इसलिए उसने अपने आदमी उससे कहकर वहां पर आरवी मांगवा ली, जिसकी वजह से उसे एक छोटा कंफर्टेबल बेड मिल सके और अनामिका प्रॉपर्ली सो सके। उसे गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह थोड़ा सा दूर बात कर रहा था और अपनी आवाज धीमी रखे हुए था ताकि अनामिका उठ न जाए। लकीली कोई था वहां पर उसे बचाने के लिए। मैं किसी दिन प्रॉपर्ली उस इंसान को थैंक यू कहूंगी। मैं और तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम खुद भी जाकर आराम करो और सेफली ड्राइव करना। स्पीड बिल्कुल मत चलाना देवांश, हम लोग तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ओके। आप लोग अनु की चिंता मत कीजिएगा, वह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांग। आप और अंकल है जिनकी मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। आप लोग चिंता के मारे अपने आप को बीमार मत कर लीजिएगा। ओके। सीता जी की आंखों में फिर आंसू आ गए और कॉल कट होने के बाद जब पुरानी यादें उनके दिमाग में घूमने लगी तो उनके आंसू फिर बहने लगे। वही बेलोरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में समीर अपनी आंखें खुलने में स्ट्रगल कर रहा था। उसकी आंखें कभी बंद होती तो कभी खुला जाती थी। उसे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि वह हॉस्पिटल के रूम में है। समीर, तुम्हें होश आ गया?
समय ने तुरंत उसे होश में नोटिस किया और उसके पास पहुंचते हुए बोला, डॉक्टर ने तुम्हारी पीठ से बुलेट निकाल दी है और तुम्हारे सर पर भी बैंडेज लगा दिया है, और उसके अलावा मिस अनामिका ने जो मेडिसिन दी थी वह भी बहुत काम आई थी। मेरा फोन दो। समीर हमेशा की तरह अपनी यूजुअल शार्प सेल्फ में नहीं था, मगर उसके दिमाग में कुछ था जो वह तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहता था ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसकी बात सुनकर समय हैरान हो गया, मगर जल्दी से उसने फोन उसे दे दिया। अभी तन्मय बिजली को कॉल करो। क्या? समय पहले पहले शॉक हो गया कि होश में आने के बाद सबसे पहले समीर जिस इंसान से बात करना चाहता है वह एक अनरिलेटेड आउटसाइडर है। मगर फिर उसने सोचा कि समीर पक्का उससे मिस अनामिका कहाँ है ये पूछना चाहता होगा, आफ्टर ऑल वह मिस अनामिका का बॉयफ्रेंड है। क्या क्या लगा रखा है तुमने? क्या तुम बहरे हो गए हो? ये सुनकर समय ने गहरी सांस छोड़ी। ये वह समीर था जिसे वह जानता था। जब समय ने नंबर डायल कर दिया और फोन दिया, उसने स्पीकर पर फोन रखा था। सुबह के 3 बजे रहे थे और अगर वह इस वक्त पर्सनली तन्मय बिजलानी से बात करेगा तो वह पक्का मुसीबत में फंस जाएगा। मगर समीर की बात अलग थी। इस वक्त पर भी कौन समीर का कॉल कट करने की हिम्मत करेगा? और वहीं दूसरी तरफ तन्मय एक बुरे सपने से जगा था, जिसमें उसने अनामिका को खतरे में देखा था। जब से उसने अनामिका को एक से दूसरी बालकनी में कूदते हुए देखा था रात में क्लब में, तब से ही उसे उसकी सेफ्टी की चिंता हो रही थी। ठीक उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वह हैरान हो गया कि इतनी रात को कौन उसे फोन कर रहा है, और उसे थोड़ा वक्त लगा फोन उठाने में। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।